कैसे पुलिस ने 15 साल बाद जाकर क्रिमिनल को पकड़ा, वो क्रिमिनल किन तकनीकों से अपने आप को बचाता रहा। कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा। तो बात है 23 अक्टूबर 2018 की। बेंगलोर की एक बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर एक कस्टमर केयर सेंटर का ऑफिस था। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। तमाम स्टाफ नाइट शिफ्ट में वहीं मौजूद थे। इसी दौरान में दफ्तर का पियून 7th फ्लोर पर बैठे हुए एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है कि आपसे मिलने 2 लोग आए हैं। क्योंकि रात के 11:15 बज रहे थे इसलिए वो थोड़ा सा पहले चौंकता है, लेकिन इससे पहले भी कई उसके दोस्त और बाकी लोग मिलने आते रहते थे, इसलिए वो सोचता है कि कोई दोस्त आए होंगे। वो नीचे आता है मीटिंग रूम में, जहाँ पर वो 2 शख्स उसका वेट कर रहे थे। 2 लोग लंबे चौड़े अच्छे कदकाठी के वहाँ बैठे हुए थे। अब ये एम्प्लॉय उनके पास जाता है। दोनों शख्स की नज़रें मिलती हैं, इससे ये उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, आंखों में सवालिया निशान कि ये लोग कौन हैं। और तभी उनमें से एक शख्स अपना हाथ एम्प्लॉय की तरफ बढ़ाते हुए सिर्फ 2 शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। ये नाम सुनते ही सामने वाले शख्स के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इस नाम को उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक किसी ने उसे तरुण कहकर पुकारा ही नहीं। इन 15 सालों में उसकी पहचान, उसका नाम एक ही था और वो था प्रवीण भटेले। तो उसके सारे दफ्तर के लोग, उसकी अपनी बीवी, दोनों बच्चे, दोस्त, पड़ोसी, हर एक यही जानता था कि इस शख्स का नाम प्रवीण भटेले है। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 को करीब रात 11:15 बजे ऑफिस के अंदर 2 अनजान लोग आकर हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। 15 साल बाद ये नाम सुनकर लगभग उसे चक्कर आने लगता है। इसी दौरान वो पुलिस वाला अपने हाथ से सामने वाले के हाथ की उंगलियां टटोलता है। वो उस हाथ में एक उंगली ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं और वो उसकी टूटी हुई थी। जैसे ही वो उस उंगली की तरफ हाथ फेरता है, उस पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। इसके बाद फिर वो अगली लाइन कहता है, चलिए तरुण साहब, खेल खत्म, वापस अहमदाबाद चलते हैं। और इसके बाद वो दोनों शख्स उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं। नीचे बेंगलुरु पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें ये तीनों सवार होते हैं और फिर वहाँ से दूसरे दिन यानी 24 अक्टूबर 2018 को अहमदाबाद पहुँचते हैं। अब सवाल ये था कि कॉल सेंटर के दफ्तर में काम करने वाले शख्स को रात 11:15 बजे 2 पुलिस वालों ने क्यों उठाया। तो चलते हैं 15 साल पहले यानी 14 फरवरी 2003 में। अहमदाबाद में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। हस्बैंड का नाम था तरुण और उनकी पत्नी का नाम था सजनी। तरुण और सजनी की शादी सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी। सजनी अहमदाबाद के एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी और तरुण अहमदाबाद के स्कूल में पीटी का टीचर और वॉलीबॉल का कोच भी था। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। ये दोनों केरल के रहने वाले थे। केरल के कुछ लोगों के जरिए इन दोनों का रिश्ता तय होता है और शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद तरुण सजनी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन वो हमेशा जब भी कहीं बाहर जाता, जैसे वॉलीबॉल के मैच भी होते थे, तो इसको बच्चों के साथ जाना पड़ता था। तो ये अपनी वाइफ से हमेशा कहता था कि तुम घर में अकेले मत रहना, यहाँ पे लुटेरे चोर ये सब होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं बाहर रहूँ तो तुम अपने मायके चले जाया करो। अहमदाबाद में ही सजनी के घर वाले रहते थे, तो सजनी भी अपने घर चली जाती थी। आखिरी बार सजनी अपने घर उसी फरवरी 5 तारीख को गई थी, फिर लौट आई। लेकिन वापस आते वक्त उसने अपने पिता से कहा कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए। तो पिता को बड़ा अजीब लगा कि इसके पास पेट्रोल भरवाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें दामाजी ठीक से रखते हैं? तो उसने बोला, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद चली गई। ये आखिरी मुलाकात थी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2003 शाम के करीब 7:30 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। 10-15 मिनट की बातचीत के बाद फ़ोन रख देती है। इसके बाद 2 घंटे बीतते हैं। 2 घंटे बाद अचानक तरुण का फ़ोन सजनी के घर वालों को आता है और कहता है कि आप लोग तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, सजनी की हालत बहुत सीरियस है। ये सुनकर घर वाले बदहवास वहाँ से भागते हैं। तब तक पता चलता है कि सजनी की मौत हो गई है। तरुण जो है वो बैठकर बेतहाशा रो रहा है। पुलिस आती है, मौके पर देखती है सजनी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर कत्ल किया गया था। घर के सामान बिखरे पड़े हुए थे, कुछ जेवर गायब थे। पुलिस को लगा कि ये डकैती का मामला है। तरुण ने भी यही कहा कि सजनी को मैं हमेशा कहता था कि एहतियात बरता करो, क्योंकि यहाँ पर घरों के अंदर से चोरी होती है। तो शायद किसी लुटेरे ने सजनी को मार डाला। अब तरुण की हालत इधर बहुत ख़राब, लगातार रो रहा है। 3 महीने शादी के हुए थे। घर वालों को भी उससे पूरी हमदर्दी थी।
अगले दिन यानी 15 को सजनी का पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, पर तरुण की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार कर सके, इसलिए उनके बड़े भाई उसकी जगह अंतिम संस्कार करते हैं। और इसी दौरान तरुण की हालत बहुत बिगड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इधर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, इलाके के चोर उचक्कों की लिस्ट बनाई जा रही है। सब कुछ ये था कि किसी भी तरह कातिल जो भी है इसके पीछे वो पकड़ा जाए। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद 16 फरवरी 2003 की शाम को तरुण के बड़े भाई का फ़ोन पुलिस को जाता है और वो कहता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया है। अब यहाँ पे पुलिस को थोड़ा सा शुरू में डाउट भी था तरुण पे कि इस तरीके से घर में कैसे कत्ल हो सकता है। फिर वो बयान भी बदल रहा था, कभी कहता था कि किसी चोर उचक्कों ने मार दिया, कभी कहता था नेचुरल डेथ है, लेकिन दुपट्टे का गले पे निशान भी था। और उसके बाद वो रो भी रहा है, सदमे की वजह से हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया। लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर 16 की शाम को अचानक तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब पुलिस ने हर जगह तरुण को ढूंढा, तमाम कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। पुलिस ने तरुण के भाई, माँ बाप इनको भी उठा लिया। कुछ दिनों तक ये लोग जेल में भी रहे, बाद में खैर छूट गए। लेकिन तरुण की तलाश होती रही, पर तरुण मिला नहीं और ऐसे ही 3 साल बीत गए और 2006 आ गया। तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तरुण के गायब हुए 3 साल बीत गए थे, कोई पता नहीं चल रहा था। तो सजनी के घर वालों ने जाकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मदद मांगी। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फिर मैसेज गया और पुलिस से कहा गया कि इस केस को सीरियसली लिया जाए। अब इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई, बाकायदा 1 लाख का इनाम रखा गया था खबर देने वालों के लिए। अब पुलिस ने फिर इधर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि ऐसा कोई अनजान शख्स घर में आया ही नहीं। फिर ये भी पता चला कि तरुण सजनी को शादी के बाद से ही तंग करता था, और पता चला कि शादी से पहले ही तरुण का एक लड़की से अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहता था। पुलिस उस लड़की तक पहुंची। उस लड़की ने पुलिस से कहा कि हाँ, उसने मुझे 16 फरवरी यानी जिस दिन सजनी का कत्ल हुआ उसके दूसरे दिन मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद उसने कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने कहा तब तक सजनी की मौत की खबर मुझे आ चुकी थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं कातिल से शादी नहीं करूंगी और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। लड़की का बयान सच था। तो फिर यही कहानी सामने आई कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अब ये एकदम क्लियर हो गया था कि सजनी का कत्ल उसके ही पति तरुण ने किया, लेकिन कातिल फरार था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगातार लगी रही। 2009 आते आते तरुण के पिता की मौत हो गई और फिर पुलिस को पता चला कि 2009 में यानी कत्ल के 6 साल बाद तरुण पहली बार केरल अपने माँ बाप से मिलने गया था। कहते हैं कि अपने माँ बाप से मिलने के बाद जब वो वहाँ से गया तो दूसरे दिन ही उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब पुलिस ढूंढती रही और धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई। कहते हैं कि जब भी कोई नया पुलिस अफसर आता तो पूछता इसका अपडेट क्या है। मंथली मीटिंग में इस केस को ऊपर रखा जाता, लेकिन इधर साल दर साल बीतते जा रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे 2009 से 2016 आ गया। 2016 में एक और पुलिस अफसर आए। उन्होंने कहा कि इसकी फ़ाइल खोलो, अपडेट क्या है पता करो। तो उन्होंने पता किया कि तरुण की माँ जो है वो अब MP में है और एक बेटा उनका अहमदाबाद में, लेकिन तरुण का पता नहीं। अब MP में पुलिस ने आगे पीछे अपनी सादी वर्दी में टीम लगाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोगों से पूछा कि कोई इस तरह के हुलिया का लड़का आता है, तो पता चला कि नहीं आता। 2016 में पुलिस ने फिर उस लड़की से कांटेक्ट किया जिससे तरुण ने शादी के लिए कहा था। उससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई खबर आई, कभी पलट के उसने तुम्हें याद किया। तब उस लड़की ने पहला क्लू दिया। उसने कहा कि हाँ, अभी 2016 में मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसने तरुण या उसके जैसा दिखने वाला शख्स दिल्ली के एक मॉल में दिखा। अब पुलिस की टीम दिल्ली के मॉल और उस इलाके को छानने के लिए अपनी टीम भेज दी। उसी दौरान ये भी पता चला कि तरुण की माँ दिल्ली में मौजूद है। तो पुलिस को लगा कि शायद वो माँ के साथ हो, लेकिन तमाम चीज़ें खंगालने के बावजूद तरुण नहीं मिला। पुलिस ने माँ के नंबर को ट्रेस पर रखा हुआ था, तो इस माँ के नंबर से ये पता चलता था कि कुछ लोगों से तो बात होती है, लेकिन जितने लोग थे वो सब रिश्तेदार थे। तरुण शायद किसी नंबर से बात नहीं कर रहा था। पुलिस अंधेरे में थी। धीरे धीरे अब इस बात को 15 साल बीत गए। 2018 आ गया। 2018 आने के बाद भी पुलिस की टीम लगी हुई थी। माँ की उम्र भी हो रही थी, तो पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि ये माँ से ज़रूर संपर्क करेगा। अब सारी उम्मीदें उसकी माँ पर टिकी थी। अब पुलिस ने उसकी माँ के सारे नंबर को ट्रेस पर रखा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर एक रोज़ उसकी माँ के मोबाइल पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया।
और ये लैंडलाइन नंबर जो था ये बेंगलोर का था। जब भी कॉल आता था तो पुलिस हर नंबर को क्रॉस चेक करती थी। ये पहली बार था कि जब बेंगलोर से किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। पुलिस ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला कि ये बेंगलोर के किसी ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम थोड़ी हैरान कि तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो पुलिस को शक होने लगा कि कहीं तरुण इसी जगह पर काम तो नहीं करता। अब इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए रवाना होती है। 22 अक्टूबर 2018 को वहां पहुंचने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और कहती है कि इस ओरेकल कस्टमर केयर में हमें एक एम्प्लॉय के बारे में डिटेल चाहिए। फिर बेंगलोर पुलिस भी इस ऑफिस के HR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमें आपके यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं उन सब की लिस्ट चाहिए। और फिर ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर के HR के तरफ से लिस्ट आ जाती है। उस पूरी लिस्ट में कहीं पे भी तरुण भट्टेवाल नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं था, पर उस लिस्ट में एक नाम देखकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और वो नाम था प्रवीण भटेले। अब पुलिस को लगता है कि ये नाम कहीं उसने सुना है। फिर याद आता है तो पता चलता है कि तरुण की माँ कॉल पे एक प्रवीण भटेले से भी बात करती थी और उसकी वाइफ निशा से भी बात करती थी। तो पुलिस ने प्रवीण भटेले और निशा की कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया पे कभी हैं ही नहीं और ना ही कभी इन्होंने तस्वीर डाली है। तो पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये भी पता चला कि प्रवीण भटेले और निशा के 2 बच्चे भी हैं। अब उस लिस्ट में प्रवीण भटेले का नाम तो है लेकिन तरुण का नहीं। तब पुलिस को लगने लगा कि कहीं प्रवीण भटेले ही तरुण तो नहीं है, क्योंकि वो तरुण की माँ से क्यों बात कर रहा है। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि कैसे कंफर्म किया जाए कि प्रवीण भटेले ही तरुण है। तो फिर से जब उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि जब ये कोच था वॉलीबॉल का तो एक मैच के दौरान इसकी एक रिंग वाली उंगली टूट गई थी। तो पुलिस के 2 अफसरों ने कहा कि ठीक है, अगर एक बार हम उससे हाथ मिलाएंगे तो उंगलियों को हम पहचान लेंगे। इसी के बाद बेंगलोर पुलिस को साथ लेकर ओरेकल के ऑफिस पहुंचते हैं। फिर वही कहानी कि पियोन जाता है, उसको बुलाकर लाता है और फिर हाथ मिलाकर वो पुलिस वाला कहता है, हेलो मिस्टर तरुण, आपका खेल खत्म हुआ। तो एक लैंडलाइन नंबर की वजह से उसका राज खुला। हालांकि उसकी माँ ने एक दूर के रिलेटिव के नाम पर एक सिम ले रखा था, ज़्यादातर उसी पे बात होती थी और चूंकि वो नंबर पुलिस के पास था ही नहीं इसलिए ट्रेस भी नहीं हो पाया। उस दिन भी तरुण उसी नंबर पर कॉल कर रहा था पर किसी वजह से लगा नहीं और उसने लैंडलाइन नंबर से कॉल किया और पकड़ा गया।